हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज 25 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें से आपका 25 करके कुल 50 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग 51 से लेके 75 यानी कि कुल आज हम 25 क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, तो कुल यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो वीडियो स्टार्ट किए हैं आपका एक 500 प्रश्नों का एक सीरीज है जिसमें कि कुल आपका साइंस के प्रश्न रहेंगे और इसके साथ हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो जितने सारे यहाँ पे प्रश्न हम ले रहे हैं वो सभी प्रकार के परीक्षा, अगर कोई 10th लेवल का है, जितने सारे एग्जाम होते हैं साथ में इंटर लेवल का, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको साइंस के प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्रश्न लिए हैं वो आपका कुछ पूछे गए प्रश्न है और साथ में कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हर एक प्रश्नों को साथ में जितना सारे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं आप उसको जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आपका किसका मात्रक है? तो आपका आवेश का मात्रक है। तो आवेश यानी कि आपका चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? आपका I इंटू टी होता है। अब हम बात करेंगे I इंटू टी, तो आपका क्या हो गया? I क्या हो गया? आपका करंट हो गया यानी कि धारा हो गया, जिसको हम एम्पियर में मापते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड टाइम का, तो किस में मापते हैं? सेकेंड में, तो यानी क्या हो गया? आपका एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड आपका किसका मात्रक निकल के आ गया? तो आवेश का आ गया। ऐसे फैक्ट एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मान तक कि 5 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के प्रवाहित हो रही है तो कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आपका प्रश्न है लाफिंग गैस है, यानी कि लाफिंग जो गैस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और यहाँ पर हम लोग उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और जिसका जो आपका सूत्र होता है N2O। तो ये भी एग्जाम पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे आपका नाइट्रस ऑक्साइड। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, आपका केसी मेहता है। और देखिएगा कोई भी जब एग्जाम होता है तो वैज्ञानिक से रिलेटेड एक चीज जरूर पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक से रिलेटेड मतलब ये पूछा जाएगा कि इस वैज्ञानिक ने क्या चीज़ की खोज की। फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ऐसे एग्जाम का प्रश्न बनता है। और उसके अलावे जैसे कि आपका टीवी का खोज किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो ऐसे चीज़ों का जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और अब जो थोड़ा सा एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ वो आपको कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें पूछा जाता है जो कि जनरली सबको नहीं पढ़ता, तो ऐसी चीज़ें जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे प्रश्न आपका है कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग जो है उन पे कौन कार्य के, यानी कि उनका जो जांच है या फिर खोजबीन बात कर सकते हैं आप, तो ये आपका कौन है? केसी मेहता। याद रखेंगे आपका केसी मेहता। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखते हैं आपका क्या है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है, यानी कि कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? प्रश्न ऐसा है। तो आपका कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों बाद। और आपको एक फैक्ट हम बता देते हैं कि जो पिछली बार दिखाई पड़ा था ये आपका 1986 में दिखाई पड़ा था और आपका जो नेक्स्ट है वो जुलाई 2061 के आसपास दिखाई पड़ने वाला है। और इसके बारे में एक दो फैक्ट हम बताएं तो आपका जो पुच्छल तारा होता है, यानी कि जो आपका कॉमेट्स होता है, ये आपका इसका जो त्रिज्या होता है करीबन 5.5 किलोमीटर, यानी कि 5.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस होती है। कुल मिला के 11 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? तो व्यास हो जाएगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं। और आपका जो ये बना होता है किसका बना होता है? बर्फ का बना होता है, उसमें मिक्स रहता है धूलकण साथ में गैस। ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हेली का जो पुच्छल तारा है, यानी कि पुच्छल तारा कोई भी हो गया जो कॉमेट्स होते हैं, आपका किसका बना होता है? बर्फ, धूलकण और साथ में किसका? गैस का। ये फैक्ट रखेंगे याद। और बात करें आपका सूर्य की परिक्रमा, तो ये आपका 200 साल बाद करता है। ये भी ध्यान रखेंगे 200 साल बाद जो है आपका सूर्य की परिक्रमा, यानी कि 200 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। तो इतने सारे फैक्ट आप जरूर याद रखें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो प्रश्न है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो सुरक्षित उड़ पाती है तो वो कैसे? इसका मेन रीजन आपका पराश्रव्य तरंगे। देखिएगा जब भी वो रात में आपका उड़ती है, कई बार हम लोग महसूस किए या फिर देखे भी हैं उड़ते हुए, तो क्या होता है जब वो आगे जाता है तो दीवार में न टकरा के वापस वो लौट जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो एक प्रकार का पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। और जब वो वेव उत्पन्न होता है तो वो जाके दीवार से टकराता है और वो चारों बगल ऐसे वेव को जो है वो चारों बगल छोड़ते रहता है। और इससे क्या होता है कि जब भी वेव वहाँ से टकरा के वापस आता है तो उसको पता चल जाता है कि दीवार जो है मेरे से कितना दूरी पे है और हमको कितना जल्दी वहाँ से मुड़ जाना चाहिए। तो ये एक होता है आपका वेव का इफेक्ट। और जब बात करें वेव आपका 3 प्रकार के होता है। अच्छा, वेव में बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम इसको एक दिन इस पर वेव पे एक वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ आपको सिखा देते हैं। देखिए वेव जो होता है ना उसका आपका उसको यूनिट में मापते हैं आपका
हर्ज बोलते हैं। हर्ज मतलब ये हो गया, हम अगर बात करेंगे टाइम पीरियड का तो ये आपका होता है 1/फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं आपका आवृत्ति, यानी कि 1 सेकेंड में। अब देखिए हम इसको ऐसे भी सकते हैं, एफ इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/t। देखिए हम अगर 1 की यहाँ पे बात करें, इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड में वो जितनी बार कंपन करेगा उसको कहते हैं उसका आवृत्ति। आप समझ सकते हैं 1 सेकेंड में कोई भी चीज़ और कोई भी तरंग जितनी बार कंपन कर रहा है तो उसको कहते हैं उसका आवृत्ति कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपश्रव्य तरंगे। तरंगे 3 प्रकार की होती है, एक आपका होती है अपश्रव्य होती है, एक श्रव्य होती है, साथ में तीसरा क्या होता है आपका पराश्रव्य होता है। अगर हम बात करें अपश्रव्य तरंगे का तो उसका जो आपका आवृत्ति होता है 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होता है। अच्छा हर्ट्ज मतलब क्या हो गया कि 0 से लेके 20 के बीच, और 20 के बीच मतलब हर्ट्ज मतलब ये हो गया कि प्रति सेकंड वो इतना कंपन करेगा। तो ऐसी जो ध्वनि होगी या फिर कंपन होगी हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है 20 से लेके आपका 20,000 तक हम जो सुन सकते हैं, हम लोग मनुष्य सुन सकते हैं आपका कहाँ से लेके 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होगा कंपन आपका, यानी कि आपका जो आवृत्ति होगा हम लोग उसको सुन सकते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका पराश्रव्य तरंगे, उसको हम लोग कहते हैं जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से लेके ज़्यादा होगा। अब क्या होगा उसको हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं, उसको कौन सुन पाएंगे, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन जाता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, तो ऐसे जो जानवर हैं तो आपका जो पराश्रव्य तरंगे हैं उसको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट बता देते हैं कि जो भी आपका वेव होगा, तरंग होगा, उसकी अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। आप ये याद रखें क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि अगर किसी की आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा उसमें कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। हाँ अगर बात करेंगे तरंग दैर्घ्य का तो जस्ट उसका रिवर्स होएगा, यानी अगर आवृत्ति ज़्यादा है यानी कि ऊर्जा ज़्यादा है उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम लोग विजुअल जो पढ़ते हैं, आपका रंग जो आपका 7 कलर होता है आपका सन की रोशनी में, और ये भी इवन कोई भी हम लोग रोशनी की बात करें, लाइट की बात करें, उसमें 7 कलर होता है। तो आपका जो विजुअल होता है यानी कि V से स्टार्ट होता है वायलेट, जिसको हम लोग बैगनी कहते हैं, और लास्ट में आता है आपका रेड, तो लाल कहते हैं। तो लाल जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य तो बहुत ज़्यादा होगा बट उसकी आवृत्ति कम होगी, यानी कि ऊर्जा भी कम होगी। जब हम बात करेंगे आपका बैगनी की, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी लेकिन इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, साथ में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, ये आपका एड्स होता है। और यहाँ पे ये आपका जो फुल फॉर्म है इन दोनों का चीज़, तो देखिएगा अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है या फिर एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप याद रखेंगे तो सिंपल है, तो हम बता देते हैं। तो HIV जो हो गया उसका हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। तो इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब ये हो गया कि जब भी ये किसी के शरीर में इंटर करेगा तो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को बहुत ख़राब कर देगा। तो इससे क्या होता है, इंसान अच्छे से जी नहीं पाता। और सबको पता है कि अभी तक ये तो लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई जांच संभव नहीं है। 2-3 तरीके से फैलता है। सिंपल, अगर मानते कोई अगर अनप्रोटेक्टेड एक्सेस करता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति को अगर सुई पड़ता है और एक मानते किसी एक व्यक्ति को हम सुई देती, कोई डॉक्टर अगर सुई दे देता है जिनको HIV था, और उसी सुई से अगर किसी अन्य नॉर्मल पर्सन को अगर सुई देता है तो क्या होता है, उनको भी HIV होने का खतरा रहता है। तीसरी बात की बात करें, अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन संतान होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आपका एड्स के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे एग्जाम का प्रश्न ये भी बनता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपका विटामिन K होता है। अब यहाँ पे अगर बात आई है विटामिन के बारे में तो हम लोग इसके बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली बात, जो आपका रक्त का थक्का जमाएगा तो कौन जमाएगा, विटामिन K। और हम लोग बात करें थोड़ा सा विटामिन के बारे में, तो विटामिन आपका जनरली जो है आपका 6 प्रकार का है, A B C D E और K। और जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एग्जाम प्रश्न यहाँ से बनता है ना कि आपका कोई भी विटामिन है तो उसका केमिकल नेम क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है, तो आप उसको जरूर याद करके रखें। तो हम यहाँ पे आपको एक तरीके से बता देते हैं, एक तरफ से बता देते हैं, उसको याद कर सकते हैं। विटामिन A हो गया आपका रेटिनॉल कहते हैं उसको, आपका किसमें साइंटिफिक नेम यानी कि रासायनिक नेम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B के बारे में, उसको क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन C के बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन D की बात करें तो कैल्सिफॉल कहते हैं। E की बात करें तो टेकोफेरॉल हो गया। और विटामिन जो आपका K है इसको क्या कहते हैं, आपका फॉलोक्विनोन।
अब यहाँ पे हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जो विटामिन की कमी से होता है। जैसे कि आपका आपका ए हो गया, विटामिन ए हो गया, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, तो उसकी कमी से क्या होगा, आपका रतौंधी होगा। विटामिन बी की कमी से क्या होगा, आपका बेरी होगा। आपका विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कैर्बी होगा। डी की बात करें तो आपका रिकेट्स हो जाएगा। ए की बात करेंगे तो स्त्रियों में बांझपन होता है, यानी कि नपुंसकता भी हो सकता है, जो भी आपका पर्सन हो गए। और फालोक्विनोन यानी कि के आपका क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब भी चोट लगती है देखिएगा, ब्लड क्या होता है कई व्यक्तियों में बहुत लगातार चलते रहता है। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति का ब्लड निकल जाता है और कभी कभी ऐसे में लकवा का शिकायत भी आता है। तो विटामिन के अगर उसके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो क्या होता है, एक कुछ हद तक ब्लड जाने के बाद उसके आगे एक जालीनुमा रचना बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन के माध्यम से, और क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। तो वो विटामिन के की मदद से होता है। तो आप याद रखेंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, आपका विटामिन के। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। सिट्रस कैकर किस फल का प्रसिद्ध रोग है। हालांकि प्लांट, जितने सारे आपका प्लांट का डिजीज होता है, इस पर हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं जहाँ पे हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो आप उसको अगर नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो फैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका जो सिट्रस कैकर नामक रोग है, देखिए एग्जाम का प्रश्न ऐसा बनता है कि आपका सिट्रस जो कैकर नामक बीमारी है वो किस फसल में होता है। तो आपका किस में होता है, नींबू में होता है, आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। आलू में ब्लैक हार्ट जो कारक है तो कौन, यानी कि किसके वजह से होता है। तो ब्लैक हार्ट किसके वजह से कमिश होगा, तो आपका ऑप्शन की कमिश होता है। आप याद रखेंगे जो आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक का रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आपका ऑप्शन की कमी से होता है। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा हम इसमें भी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप अच्छे से गौर से सुने और यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले प्रश्न आपका है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो आपका होता है परमाणु विखंडन, यानी कि एक परमाणु विखंडित होकर आपका अन्य परमाणु में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है आपका परमाणु विखंडन। हाँ, कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि जो आपका सूर्य है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपका होता है परमाणु संलयन, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करके आपका हीलियम बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। बट हम जब बात करेंगे परमाणु विखंडन का, जैसे कि कोई अगर बम फटता है तो आपका वो किस पे काम करता है, परमाणु विखंडन पे भी तो काम करता है ना। तो अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम कोई एक एटम का, फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि यूरेनियम है। तो जो आपका यूरेनियम होता है, थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं, एक मिनट जी। आपका यूरेनियम हो गया तो इसका एटॉमिक मास आपका कितना हो गया, 235। हम इसकी बात कर रहे हैं, जब ये 235 है, एटॉमिक मास के बाद कितना हो गया, 92। अब ये 92 हो गया, एक मिनट यहाँ पे था सी पेन चेंज करते हैं, रुकिए एक मिनट। हाँ, अब देखिएगा आपका से यूरेनियम आपका था और ये आपका हो गया 235 इसका एटॉमिक मास, और आपका हो गया 92 इसका एटॉमिक नंबर। जब इस पे अगर एक न्यूट्रॉन का बमबारी, यानी कि न्यूट्रॉन से इस पर रिएक्शन करवाया जाता है, न्यूट्रॉन का आपका ऐसा कुछ होता है, एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 1 हो गया और 0 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब जब ये आपका टकराएगा तो इससे क्या क्या बनेगा हम उसको आपको दिखाते हैं। इससे आपका क्या क्या बनेगा, फर्स्ट आपका बेरियम बनेगा और दूसरा आपका क्या बनेगा, क्रिप्टन बनेगा। यानी कि आपका यूरेनियम था, जब उस पर न्यूट्रॉन का हम बमबारी करवाते हैं तो आपका वो दो अब एटम में टूटता है। आपका कौन कौन, आपका फर्स्ट आपका बेरियम बनता है, दूसरा क्या बनता है, क्रिप्टन। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपका नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम जो है किन दो पदार्थों में टूटता है। तो ऑप्शन में तो आपको दोनों कहीं मिल जाएगा और कहीं पे तो आपसे चेंज करके देगा। तो आप दोनों फैक्ट को जरूर याद रखें कि यूरेनियम जब भी टूटेगा क्या बनेगा, आपका बेरियम और क्रिप्टन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आपका ये कितना हो गया, आपका 56 हो गया, और इसका आपका जो एटॉमिक मास हो गया वो कितना हो गया, 144। अगर हम बात करें क्रिप्टन का तो आपका 36 हो गया और इसका एटॉमिक मास आपका कितना हो गया, 89। और यहाँ पे आपका जो है फिर 3 न्यूट्रॉन जो है आपका रिलीज होगा, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे जब परमाणु विखंडन वहाँ पे होता है आपका परमाणु बिजली घरों में, तो वहाँ पे आपका कैसा होता है, नियंत्रित विखंडन होता है। तो नियंत्रित विखंडन कैसे होगा, तो 3 न्यूट्रॉन तो वहाँ पे निकलता जब है तो उसको क्या करता है, दो को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो वहाँ पे कैडमियम की छड़ें लगाई जाती है। इससे क्या होता है, आपका जो 2 न्यूट्रॉन होता है उसको वो कैप्चर कर लेता है, एक ही बचता है। फिर जो नेक्स्ट आपका जो अभिक्रिया होगा तो सेम इसी प्रकार होगा, यानी कि कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। ये भी याद रखेंगे, जो भी अनकंट्रोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो वहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम को प्रश्न डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, क्या आपका वहाँ पे अनियंत्रित होता है, तो नहीं, आपका नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है।
आज का अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हम आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाले हैं अभी। देखिए प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस में होता है? तो आपका जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए आपका कार्बन डेटिंग, इंग्लिश में भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कार्बन डेटिंग, तो ये याद रखेंगे। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्मों का आयु पता लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला कितना साल पुराना है, कोई भी लकड़ी जमीन के अंदर चलेगा तो कितने साल पुराना है, कोई इंसान का हड्डी अगर मिल गया तो पता लग सकता है कि कितने साल पुराना है। तो ये चीज़ें जो है आपका पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। अभी हाल फिलहाल में हम इसके बाद थोड़ा सा एक दो फैक्ट आपको बताते हैं जो अभी हाल फिलहाल चर्चे में ASI और साथ में खड़गपुर का रिपोर्ट है कि भारत का जो आपका सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो दुनिया में सबसे पुराना है, 8000 साल पुराना है। और हम लोग जब बात करेंगे आपका जितने सारे मिस्र सभ्यता है आपका 7000 साल पुराना है। मेसोपोटामिया की बात करें वो भी आपका 7 से लेके 8000 के बीच का है। लेकिन सबसे पुराना कौन आपका? तो आपका भारत का ही हड़प्पा सभ्यता है। और फिरंगी का जो है आपका फिरंगी जो दिए थे आपका कि आर्य बाहर से आए थे भारत में, ऐसा गलत मानना है। और फिर आपका जो आर्य है एक्चुअली वो भारत के ही थे। तो ये भी बहुत सारे फैक्ट है। तो कैसे पता लग पाया आपका? तो रेडियो डेटिंग के माध्यम से। तो अब ये फैक्ट याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं प्रश्न क्या है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आपका किडनी के माध्यम से। उसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लीजिए। आपका शरीर के दोनों साइड में, आपका उदर के जस्ट नीचे होता है दोनों साइड में। और इसका कई बार भार पूछा जाता है कि किडनी का वेट कितना होता है। एक जो किडनी होता है उसका जो एवरेज वेट होता है, अगर हम बात करें एक वयस्क का, तो करीबन होता है 142 ग्राम के आसपास। यहाँ पे प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे जो आपका किडनी होता है, एक किडनी का वेट कितना होता है? 142 ग्राम होता है। थोड़ा सा कहीं कहीं वेरी भी करता है, पॉइंट एक दो पीछे आगे हो सकता है, बट जनरली जो है आपको 142 ग्राम देखने को मिलेगा। और इसका काम क्या है? तो रक्त को छानने का काम करेगा। और हम बात करेंगे, देखिए कई कई बार ऐसा होता है ना कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ये गलत बात है। वो रक्त को शुद्ध नहीं करता है बल्कि वो ऑक्सीनेट करता है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है और उसी रक्त में फिर वो आपका ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये सब प्रक्रिया जो होगा आपका कहाँ पे होगा? फेफड़ा में होता है। तो वो आपका ऑक्सीनेटेड करा, ना कि ब्लड को शुद्ध करा। यानी कि ब्लड को छानने का काम कौन करेगा? तो आपका किडनी करेगा। तो हर एक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न जो थोड़ा सा होता है ना उल्टा के पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो इसलिए फैक्ट को जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। हाइड्रोफाइटा किन्हें कहा जाता है? ये आपका जलीय पौधे होते हैं। देखिए यहाँ पे भी कई फैक्ट बनते हैं जो आपका प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका हाइड्रोफाइटा होता है जलीय पौधे। और एक चीज़ और भी पूछा जाता है, आपका जो जीरोफाइटा है आपका कहाँ पे उगता है? मरुस्थल, यानी कि तो जहाँ पे पानी की सुविधा ना हो तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइटा भी कहते हैं। आप दोनों याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आपका अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी कि अगर आपका दो आपका समांतर दर्पण ऐसे रखा हुआ है तो उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसके लिए आप एक फॉर्मूला बताए थे, n = 360/θ-1। अब देखिए जब यहाँ पे समांतर होगा तो उसके बीच का कोण आपका कितना हो गया? 0 हो गया। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे थीटा की जगह पे, तो 0 से हम किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। हम यहाँ फटाफट कर देते हैं। आपका क्या हो गया? n = इन्फिनिटी हो गया और -1। इन्फिनिटी से हम कुछ भी करें, किसी चीज़ पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, प्लस करें, कुछ भी करें, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनिटी भी आएगा, यानी कि अनंत ही आएगा। तो दो समांतर दर्पण जब आपका किस पर रखा है, यानी सॉरी समांतर पर अगर रखा था दो दर्पण, तो हमेशा उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं प्रश्न क्या है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना। अब देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जब भी कोई आपका लिक्विड है तो क्या होता है, उस लिक्विड का जितने सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होता है कि अपने आप में बंधन में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि अपने साथ अट्रैक्ट कराना चाहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कर्षण बल। आप याद रखेंगे कि जितने सारे द्रव होते हैं वो अपने आप में, देखिएगा जब भी कोई मक्खी या फिर आपका मच्छर होता है, आपका जब जल पे बैठता है यानी कि पानी पे बैठता है तो वो अंदर में डूबता नहीं है। तो रीजन क्या होता है कि जल का पृष्ठ तनाव, यानी कि उसके पृष्ठ के ऊपर जल के एटम्स का, अणु का क्या होता है, अपने आप में तनाव होता है। वो एक दूर से मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहता है, हटना नहीं चाहता है, वो अपने आप में एक बंधन बना के रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। और जब बात करेंगे तेल का तो क्या होता है, उसको कम होता है। आप देखिएगा तेल अगर जमीन पे गिरता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है, इनफैक्ट उसका जो डेंसिटी है तो वो बहुत कम होता है।
जल की अपेक्षा तो क्या होता है, जब पानी पे अगर तेल गिर जाता है तो क्या होता है, बहुत जल्दी फैलने लगता है। तो रीजन क्या है आपका, उसका फुर्श तनाव जो होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पेंसिल का लेड होता है या आपका ग्रेफाइट होता है, और आपका जो ग्रेफाइट होता है वो आपका कार्बन का अपरूप होता है, और कार्बन के कितने अपरूप है, तो आपका 3 है। एक आपका ग्रेफाइट हो गया, दूसरा आपका हीरा हो गया, और तीसरा होता है आपका बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो तीनों आप याद रखेंगे। और आपका ग्रेफाइट जो होता है ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, आप याद रखेंगे। और मत जाने कि अगर करंट जो हम अगर इसके पास करवाना चाहे तो आराम से पार हो जाएगा। तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड यानी कि जब हम बात करें किसी पेंसिल का, तो जिसके माध्यम से लिखा जाता है आगे का जो नोक होता है वो आपका किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का ही बना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कि हम लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, तो बैठ क्यों पाए, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं तो वहाँ पे एक घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस वजह से हम वहाँ पे बैठ पाते हैं या फिर खड़ा हो पाते हैं। अगर पूरा दुनिया में ब्रह्मांड में अगर ये घर्षण खत्म हो जाए तो हम लोग पता नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। तो घर्षण बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग जमीन पे चल भी रहे हैं तो वो घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं। अगर घर्षण नहीं रहेगा पृथ्वी में तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे उड़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एक बॉल को रोल कर रहे हैं, यानी कि लुढ़का रहे हैं उसको। आप अगर प्लेन जमीन पे, अगर पक्के जमीन पे अगर उसको आप लुढ़का रहे हैं, देखिए अगर बहुत दूरी कवर करेगा। लेकिन अगर उसी जगह आप उसको अगर मिट्टी पे लुढ़काते हैं तो क्या होता है, वो कम दूरी कवर करता है। रीजन है कि आपका प्लेन जहाँ सर्फेस है आपका, उसका जो फ्रिक्शन बहुत कम है, वो फ्रिक्शन कम लगा रहा है तो बहुत दूर तक जा रहा है। तो उसी तरह जो है आपका जो बर्फ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो वहाँ पे चलना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या होंगे, ज़्यादा फिसलेंगे। ध्यान रखेंगे, आपका बर्फ का जो आपका यानी कि बर्फ का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्ट बताने वाले हैं। प्रश्न क्या है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो उसका रीजन होता है आपका लोलक की लंबाई बढ़ जाना, और जिससे उनका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है, इसका आपको जो है एक फॉर्मूला के द्वारा समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, जो आपका लोलक होता है वो आपका किसी मेटल का बना होता है, और गर्मी में आपका मेटल जो होगा क्या होता है, फैलता है, और इससे क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उनका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो कैसे हम देखते हैं, देखिए टी जो होता है आपका इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई जी। एल यानी आपका क्या हो गया, लोलक हो गया, उसकी लंबाई होगी, और जी आपका क्या हो गया, गुरुत्व हो गया, यानी कि आपका उसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 है, यानी कि आपका 10 भी होता है। अब देखिए जब हम आपको फॉर्मूला लिखे टी इज इक्वल टू आपका, जब देखिए आपका रूट एल बाई जी होता है, हम जब इसको प्रोपोर्शनल में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम ये बोल सकते हैं हम जी को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं तो रूट अंडर क्या हो गया आपका एल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि लंबाई बढ़ गया, अगर लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ा देंगे तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ें समानुपाती में होती है, एक चीज़ जब आपका बढ़ेगा तो आपका ये भी टाइम भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं आपका पहले टाइम में उसकी लंबाई क्या थी, एल थी, और अब एल जो हो गया आपका कितना हो गया, मान लो 4 गुना हम कर दिए। तो यहाँ पे जब हम टाइम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट हो गया। अब देखिए पहले तो आपका टाइम इक्वल टू क्या था, रूट अंडर एल था, लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे रूट अंडर एल मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तो अब जो टाइम आपका नया आएगा तो वो क्या हो जाएगा, दिखाते हैं आपको। अब जो नया टाइम आपका आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी, यानी कि अगर पहले 1 सेकंड लग रहा था अब कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो आप समझ सकते हैं। तो जब भी गर्मी का मौसम होता है तो क्या होती है, घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। तो आप जो चीज़ें हैं आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं प्रश्न क्या है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? चूंकि हवा का वहाँ पे जो दाब होगा, यानी कि हवा वहाँ पे कम होती है, यानी कि वायुमंडलीय वहाँ पे दाब कम होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही वहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है तो आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और यहाँ पे हम आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देंगे, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम का प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो प्रश्न क्या है आपका, पीतल मिश्र धातु है तो किसकी किसकी है? प्रश्न ऐसा है कुछ। तो आपका पीतल जो बनता है किससे किससे बनता है, आपका जस्ता से और तांबा से। देखिए कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपका जो पीतल, कहीं पर आपको इंग्लिश में लिख देगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका पीतल का इंग्लिश क्या है। तो पीतल जो है उसको हम लोग ब्रास कहते हैं, याद रखेंगे। आपका ब्रास मतलब पीतल होता है, और आपका किसका किसका बनता है, जस्ता यानी कि आपका जिंक हो गया, और साथ में आपका कॉपर यानी कि आपका तांबा हो गया। इसके मदद से आपका क्या बनेगा, ब्रास बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा,
पीतल बनेगा। और जब हम लोग बात करते हैं एक चीज़ और भी पूछा जाता है आपका कांसा, कांसा बनता है, यानी कि कांसा हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज बोलते हैं। और ब्रॉन्ज किससे बनता है आपका, उसमें आपका होता है कॉपर और टीन, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं या फिर कांसा बोलते हैं। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपका अंतर है जिंक का और टिन का। कॉपर दोनों में मौजूद होगा, जस्ता इसमें आपका होगा किसमें, पीतल में। और आपका जो एसन होगा, टिन होगा, आपका किसमें होगा, आप याद रखेंगे आपका किसमें होगा, कांसा में होगा, यानी कि ब्रॉन्ज में होगा। तो यहाँ से ये जो फैक्ट है ना, आप जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए प्रश्न क्या है, अस्कर्बी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है। ये आपका विटामिन सी के बारे में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं। तो अस्कर्बी जो आपका होता है किसकी वजह से होता है, आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम लोग फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि ये तो खैर इजी चीज़ है और सबके पास रटा हुआ होता है, लेकिन और जो हम फैक्ट बताने वाले हैं आपको, वहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखेंगे आप। जो सबसे भारी धातु आपका कौन है, आपका ऑस्मियम है। इसका जो सूत्र है आपका याद रखेंगे OS होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका कितना है, 76 है। और जब बात करेंगे एटॉमिक मास का कितना हो जाएगा, 190 होगा, तो आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आप एक फैक्ट याद रखेंगे, आपको ये प्लेटिनम ग्रुप में आता है, याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम का प्रश्न ये बनता है ना कि नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन तत्व आते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हीलियम ग्रुप में कौन कौन आते हैं। इससे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को आजकल बहुत मिलता है, ट्रेंडिंग में है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। जो आपका ऑस्मियम है वो आपका किस ग्रुप में आता है, प्लेटिनम ग्रुप में आता है। एटॉमिक नंबर बता दिया आपको 76, और एटॉमिक मास कितना बताया आपका 190। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है, लास्ट में आपका क्या प्राप्त होता है, शीशा। ये डेफिनेटली आप याद रखेंगे, ये आपका स्टैटिक जीके का अंतर्गत आता है, शीशा बनता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, ये आपका डेसिबल है। जब हम लोग बात करेंगे तीव्रता की, तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी, ये भी याद रखेंगे। और जब बात करेंगे ध्वनि को मापने की इकाई, तो आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे ध्वनि को मापने की इकाई क्या है आपका, डेसिबल। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हम इसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न के बाद हम आपका 1 मिनट टाइम बनाना चाहेंगे, आप उसको जरूर सुनिएगा। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम अगर आपने यहाँ पे कुछ सीखा है तो लास्ट में जो है आप उस बात को जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। आपका क्रोमियम, लोहा और निकिल। तो आप तीनों याद रखेंगे। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, आपका क्रोमियम, लोहा और निकिल। और बात करें जब भी कोई आपका एलो बनाया जाता है, यानी कि मिश्र धातु बनाया जाता है, तो क्या होता है, वो खुद मजबूत हो जाता है इन तीनों की अपेक्षा। याद रखेंगे कि आपका जो स्टेनलेस स्टील होगा इन तीनों से मजबूत हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चन को और भी डिस्कस कर लिया। आपका तीसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जितने वीडियो बनेंगे रेगुलर, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन के अराउंड ही रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज जितने सारे हम प्रश्न बताए और जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 लाइक जरूर करें। अगर आपने कुछ यहाँ पे सीखा तो 1 लाइक तो मेरे लिए बनता है, क्योंकि हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हम एक कमेंट आया था कि सर आपका वीडियो क्वालिटी जो है वो आप अच्छा नहीं बनाते हैं। तो हम बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप या फिर बोलना चाहेंगे कि देखिए वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, आप एजुकेशन की क्वालिटी पे जाइए कि हमको मिल क्या रहा है। वीडियो क्वालिटी की क्या करिएगा, बहुत अच्छा हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम दे रहे हैं आपको, नॉलेज दे रहे हैं, आप वो तो लीजिए। यहाँ पे कितना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, आप जो है ये देखिए कि हमको मिल क्या रहा है। क्योंकि एग्जाम में वीडियो की क्वालिटी नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको एग्जाम का फैक्ट पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपके पास प्रश्न यानी कि प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप ना सोचें। अगर आपको कहीं भी अच्छी जानकारी मिलती है तो ये मायने नहीं रखता है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। बहुत अच्छा किताब में लिखा वो मायने नहीं रखता है, बट क्या लिखा हुआ वो मायने रखता है। तो आप वीडियो की क्वालिटी पे ना जाए, नहीं आपका जो किताब है उनकी क्वालिटी पे जाएँ। क्वालिटी पे जाएँ तो आपका सिर्फ एजुकेशन यानी कि नॉलेज के ऊपर आपको कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर जानकारी सच में अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है और डेली बेसिस पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप आज एक बात भी सीख पाए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, उसका किसी को पैसा नहीं मिलता, नहीं आपको मिलेगा नहीं हमको मिलेगा, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है। इसलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अन्य दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।